दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। सीएम नीतीश और तेजस्वी जाएंगे कर्नाटक, नई सरकार के शपथ ग्रहण में होंगे शामिल। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के कई दिनों बाद आखिरकार कांग्रेस ने मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया है। सिद्धारमैया कर्नाटक के अगले सीएम होंगे, जबकि डीके शिव कुमार कर्नाटक सरकार में डिप्टी सीएम होंगे। 20 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को शपथ ग्रहण में आने का न्योता मिला है। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए सीएम नीतीश और तेजस्वी 20 मई को बेंगलुरु जाएंगे। 20 मई को 12:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। 20 मई को सिद्धारमैया कर्नाटक के सीएम पद की, जबकि डीके शिव कुमार और अन्य मंत्री अपने पद की शपथ लेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस की तरफ से न्योता भेजा गया है, जिसे स्वीकार करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित सिद्धारमैया सरकार के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए जाएंगे। बिहार में आंधी तूफान ने मचाई तबाही, बिजली आपूर्ति भी हुई बाधित। कोसी सीमांचल व पूर्व बिहार में बीती देर रात अचानक तेज आंधी और तूफान ने भारी तबाही मचाई। घंटों तक चली तेज हवा और आंधी ने कई बड़े बड़े पेड़ को जमीन से उखाड़कर सड़क पर गिरा दिया। आंधी की वजह से बांका, अररिया, भागलपुर सहित अन्य जिलों में भी काफी नुकसान हुआ है। कई पुराने पेड़ थे जो इस आंधी की बलि चढ़ गए। कई बिजली के तार भी क्षतिग्रस्त होकर नीचे गिर गए। कई पेड़ की डालियों की वजह से टूट गए, जिसकी वजह से मध्य रात से ही बिजली आपूर्ति शहरी क्षेत्र के अधिकांश भाग में ठप रहा। कई इलाकों में गुरुवार शाम तक भी बिजली आपूर्ति नहीं पहुंच पाई थी। और देखिए मधुबनी में बुधवार की रात आई आंधी तूफान के कारण बिजली विभाग को 15 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। मधुबनी डिवीजन के कई जगहों पर बिजली का पोल व तार क्षतिग्रस्त हो गया है। विभाग के कार्यपालक अभियंता मोहम्मद अरमान ने कहा कि आंधी के कारण जिला मुख्यालय में 12 पोल क्षतिग्रस्त हुआ है, जबकि कई डीटीआर भी खराब हुए हैं। वहीं पूरे राज्य में 200 से अधिक बिजली का पोल गिर चुका है। बिहार में स्नातक में नामांकन की प्रक्रिया 20 मई से होगी शुरू। बिहार में इस बार 20 मई से स्नातक में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। इस बार स्नातक में नामांकन इंटर के अंकों के आधार पर होगा। इसका पत्र राजभवन ने विश्वविद्यालय को भेज दिया है। वह देखिए राजभवन में 4 वर्षीय स्नातक कोर्स को मंजूरी मिलने के बाद राज्य के विश्वविद्यालयों में नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया अब शुरू की जाएगी। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया एक बार पुनः 20 मई से शुरू होने की संभावना है। हालांकि पूर्व में आवेदन करने वाले छात्रों को प्रवेश परीक्षा के आधार पर नामांकन की जानकारी दी गई थी। पटना विश्वविद्यालय बीए, बीएससी, बीकॉम और वोकेशनल कोर्सों को मिलाकर 4,500 सीटें हैं। मालूम हो कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में नामांकन के लिए आवेदन की प्रक्रिया अप्रैल में ही शुरू हो गई थी। 10 दिनों तक छात्रों ने आवेदन भी किया था। हालांकि राजभवन के आदेश के बाद आवेदन की प्रक्रिया रोकनी पड़ी थी। 5,000 से अधिक छात्रों ने नामांकन के लिए आवेदन भी कर दिया था। 22 मई से अब आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वहीं देखिए पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में 1,20,000 सीटों पर होगा एडमिशन। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने राजभवन की ओर से जारी नए नियमावली को लेकर 4 वर्षीय चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम नामांकन का प्रारूप तैयार कर लिया है। गुरुवार को कुलपति प्रोफेसर आर.के. सिंह की अध्यक्षता में नामांकन समिति की बैठक हुई। इसमें स्नातक नियमित कोर्स प्रथम सेमेस्टर के लिए 22 मई से ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया को आरंभ करने पर हरी झंडी दे दी गई है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की ओर से शैक्षणिक सत्र 2023 से 27 में लगभग 1,20,000 सीटों पर नामांकन होगा। इसमें पटना व नालंदा जिले के 69 कॉलेजों में प्रारंभिक विषयों के लगभग 1,20,000 सीटें निर्धारित है। छात्र कल्याण संघ का अध्यक्ष प्रोफेसर ए.के. नांग ने बताया कि पटना व नालंदा जिले के 26 अंगीभूत कॉलेज और संबंधित प्राप्त 43 निजी कॉलेजों में नामांकन की प्रक्रिया विश्वविद्यालय की ओर से 22 मई से आरंभ होगी। इसमें ऑनलाइन आवेदन विश्वविद्यालय की वेबसाइट admission.pponline.in से लिया जाएंगे। आवेदन की ओर से मेगा सूची के अनुसार 3 राउंड में ऑनलाइन कटअप जारी किए जाएंगे। इसके आधार पर कॉलेजों में नामांकन होंगे। नामांकन प्रक्रिया 2 जुलाई को खत्म हो जाएगी। वहीं 4 जुलाई से शैक्षणिक सत्र आरंभ होंगे। बिहार से प्रधानमंत्री को जून के पहले हफ्ते में भेजी जाएगी शाही लीची। मुजफ्फरपुर की शाही लीची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी, स्पीकर व राज्यसभा के सभापति, केंद्रीय मंत्री और विभिन्न देशों के एजेंसी को जून के पहले हफ्ते में भेजी जाएगी। इसको लेकर बुधवार को डीडीसी की अध्यक्षता में क्रय समिति की बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले के वैसे किसानों को चिन्हित कर रखा जाए जिनकी शाही लीची की फसल की क्वालिटी अच्छी है।
सरकार की चेतावनी के बाद भी बड़े आंदोलन की तैयारी में नियोजित शिक्षक। 20 मई को होगा प्रदर्शन। बिहार में आंदोलन पर नियोजित शिक्षकों को सरकार की चेतावनी का असर होता नहीं दिख रहा है। उल्टे बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव की ओर से जारी पत्र को वापस लेने की मांग की है। संघ के अध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह एवं महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा कि यह शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह का पत्र संविधान विरोधी आदेश है, इसे तत्कालीन प्रभाव से वापस किया जाए। संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के प्रत्येक नागरिक को संगठन बनाने और अपने सदस्यों के हित की रक्षा करने के लिए शांतिपूर्वक सत्याग्रह धरना प्रदर्शन का मौलिक अधिकार है। यदि सरकार शिक्षकों के विरोध कोई नियमावली अथवा कानून बनाती है तो उसका विरोध करना भारत के सभी नागरिकों को सहित शिक्षकों को भी मौलिक अधिकार है। शिक्षकों को डरा धमका कर उसके मौलिक अधिकार को नहीं छीना जा सकता है। सरकार तत्कालिक प्रभाव से संविधान विरोधी आदेश को वापस करे। 20 मई को प्रमंडलीय मुख्यालय में प्रदर्शन एवं 22 मई को जिला मुख्यालय में धरना और जिला में विधानमंडल के सामने प्रदर्शन होगा। जब तक राज्य कर्मी का दर्जा नहीं दिया जाएगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। बागेश्वर बाबा पर बरसे बीजेपी के सहयोगी चिराग पासवान। हिंदू राष्ट्र पर सवाल उठाया। बागेश्वर बाबा के पटना में हनुमत कथा के दौरान दिए गए हिंदू राष्ट्र के बयान पर लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने आपत्ति जताई है। उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के संकल्प पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह देश संविधान से ही चलेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। बता दें कि चिराग पासवान बीजेपी के सहयोगी है। बीजेपी के नेता बागेश्वर बाबा के इस बयान का समर्थन में नजर आए हैं। चिराग पासवान ने बागेश्वर धाम के आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के संकल्प पर सवाल उठाते हुए कहा कि सभी धर्मों के लोग आएंगे और अपनी बातें कहेंगे, मगर देश संविधान से ही चलेगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। चिराग ने नई दिल्ली से गुरुवार को पटना लौटने के बाद एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान ये बयान दिया है। वहीं देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री फिर आएंगे बिहार। गया के अलावा इस शहर में भी बागेश्वर बाबा का दरबार सजेगा। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पटना के प्रवास के दौरान उनका जादू बिहार वासियों के सिर चढ़कर बोला है। पटना के तरेत वाले मठ में हनुमत कथा के दौरान उन्होंने ऐलान किया है कि उन्हें बिहार के लोग भाग गए हैं और जल्द ही वे वापस इस धरती पर आएंगे। सितम्बर में प्रतिपक्ष के दौरान गया में बागेश्वर बाबा की कथा होगी। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में भी धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम कराने की तैयारी चल रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सितम्बर महीने में बागेश्वर बाबा का धर्म नगरी गया में दरबार सजेगा। इसका कार्यक्रम फाइनल हो गया है। 27 सितंबर से गया में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का आयोजन तय माना जा रहा है। इस दौरान दिव्य दरबार भी लगेगा, जिसमें बागेश्वर बाबा भक्तों की भीड़ में से किसी को भी उठाकर उसके नाम का पर्चा पढ़ेंगे। इसके अलावा मुजफ्फरपुर में भी बागेश्वर बाबा की कथा कराने की प्लानिंग चल रही है। हाल ही में पटना प्रवास के दौरान उनकी टीम ने मुजफ्फरपुर का दौरा किया था। टीम ने 2 दिन पहले ही एयरपोर्ट और दरभंगा रोड पर जगह का निरीक्षण किया था। जगह फाइनल होने के बाद बागेश्वर बाबा के आयोजन की तारीख भी तय कर ली जाएगी। ईडी के सामने पेश हुई राबड़ी देवी। जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में पूछताछ। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी गुरुवार को ईडी के सामने पेश हुई। सूत्रों के मुताबिक रेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने के जुड़े एक मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया था। बताया जा रहा है कि ईडी ने PMLA एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। इसमें राबड़ी देवी के बयान दर्ज कराने के लिए उन्हें बुलाया गया था। 2 दिन पहले ही वह लालू प्रसाद यादव के साथ पटना से दिल्ली आई थी। ईडी ने रेलवे में कथित लैंड फॉर जॉब स्कीम में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले की जांच कर रही है। वहीं इसके आपराधिक मामले की जांच CBI अलग से कर रही है। ईडी ने बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव और उनकी बहन मीसा भारती से पिछले दिनों पूछताछ की थी। अब एजेंसी ने राबड़ी देवी को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है। एजेंसी का आरोप है कि लालू के रेल मंत्री रहते हुए साल 2004 से 2009 के बीच रेलवे के विभिन्न जोन में ग्रुप डी के पदों पर कुछ लोगों को नौकरी दी गई थी। इसके बदले संबंधित व्यक्तियों ने अपनी जमीन लालू परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित की थी। जातीय गणना पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। बिहार के जातीय गणना पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मामला हाईकोर्ट में है। 3 जुलाई को सुनवाई भी होनी है। अगर हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई नहीं करता तो हम 14 जुलाई को इस मामले में सुनवाई करेंगे। 2 जजों की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट में सुनवाई का इंतजार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट का अंतिम फैसला आने के बाद कोर्ट देखेगा कि इसे सुनना है या नहीं। अगर किसी भी कारण से रिट याचिका की सुनवाई अगली तारीख से पहले शुरू नहीं होती है तो हम इस मामले में सुनेंगे।
बिहार के इस जिले में 1 अक्टूबर से 31,000 पैसेंजर ऑटो रिक्शा का शहरी क्षेत्र में नहीं होगा परिचालन। बिहार के मुजफ्फरपुर में बढ़ रहे प्रदूषण की रोकथाम के लिए 1 अक्टूबर से शहरी क्षेत्र में डीजल चालित 3 पहिया वाहन के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। इनका परिचालन नगर निगम क्षेत्र के बाहर होगा। कैबिनेट के इस फैसले के बाद राज्यपाल ने आदेश से परिवहन विभाग के इस संबंध में गजट जारी कर दिया है। बता दें कि शहरी क्षेत्र में सभी प्रकार के डीजल से चलने वाले 15 साल पुराने 3 पहिया वाहन पर रोक लगा दी गई है। जिले में 31,000 से अधिक यात्री ऑटो रिक्शा का परिचालन पूरी तरह से रुक जाएगा। इसमें करीब 50% से अधिक ऑटो का फिटनेस फेल है, 75% से अधिक का प्रदूषण प्रमाण पत्र फेल है। बिहार में आइलैंड जैसे होंगे सभी अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के प्लेटफॉर्म। पटना मेट्रो के अंडरग्राउंड स्टेशन पर जब आप खड़े होंगे तो आपकी दोनों ओर गाड़ियां चलेगी। इसी तरह के प्लेटफॉर्म को आइलैंड प्लेटफॉर्म कहा जाता है। पटना मेट्रो के सभी अंडरग्राउंड स्टेशन की बनावट इसी तरह की होगी। अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो की पटरियां प्लेटफॉर्म के समानांतर दोनों ओर होंगी। सबसे लंबे अंडरग्राउंड स्टेशन में एक पटना जंक्शन के पास होगा, जिसकी लंबाई 345 मीटर और ट्रैक की गहराई जमीन स्तर से लगभग 23 मीटर होगी। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में पॉलिटेक्निक, जेएनएम और एएनएम फार्मेसी के लिए बढ़ाई गई आवेदन की तिथि। बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पार्षद ने डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। पॉलिटेक्निक, पारा मेडिकल और पारा मेडिकल इंटर स्तरीय में प्रवेश के लिए परीक्षा फॉर्म अब स्टूडेंट 22 मई तक bcacboard.bihar.government.in पर जाकर भर सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 16 मई रात तक थी। साथ ही आपको बता दें कि ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में सुधार 24 से 25 मई तक कर सकते हैं। वहीं परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 14 जून को जारी किया जाएगा। वहीं परीक्षा 24 और 25 जून को आयोजित की जाएगी। में देखिए, राज्य में शिक्षक भर्ती के लिए इसी हफ्ते से लिए जाएंगे आवेदन। परीक्षा अगस्त में संभव। बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के लिए आवेदन इसी सप्ताह से शुरू होगा। छात्रों को कम से कम 1 माह का समय मिलेगा। परीक्षा अगस्त में संभावित है। रिजल्ट नवंबर में आ सकता है। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए अलग अलग परीक्षाएं होगी। वहीं भाषा की परीक्षा कॉमन होगी। इसमें सभी को पास करना अनिवार्य है। यह परीक्षा 100 अंकों की होगी। इसमें 30 अंक लाना जरूरी होगा। वहीं सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होगी। इसमें 75 अंकों के प्रश्न भाषा से पूछे जाएंगे। वहीं 25 अंकों के प्रश्न अंग्रेजी के होंगे। दोनों को मिलाकर 30 अंक लाने हैं। 1,70,416 पदों के लिए विज्ञापन निकलेगा। सीटों की संख्या में बदलाव संभव है। साथ ही आपको बता दें कि सरकार ने मध्य विद्यालय के लिए पद नहीं भेजे।